गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित। इकोनॉमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी में उस दिन पढ़ रहे थे जो सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी में दो तरह का हम मापने का तरीका दिए थे, ठीक है। गरीबी के प्रकार में पढ़ रहे थे कि दो तरह का प्रकार होता है, एक होता है निरपेक्ष गरीबी, एक होता है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वो होता है जिसको एक्चुअल में गरीबी है, लेकिन सापेक्ष गरीबी वो होता है कि एक दूसरे से तुलना करने की गरीबी है। जैसे मान के चलो कि अडानी के पास कम पैसा है, अंबानी के पास ज़्यादा पैसा है, तो अडानी गरीब हो गया। अब कोई बात है ए के पास 1 करोड़ रुपया है, बी के पास 5 करोड़ रुपया है, तो ए गरीब हो गया। ये कोई बात है? 1 करोड़ में भी अच्छे से जिया जा सकता है कि नहीं? तो इसी गरीबी को मापने के लिए दो तरह का जो ग्राफ आता है उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सापेक्ष गरीबी में, सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि एक दूसरे से तुलना करने वाला गरीबी, ठीक है। अभी जो बताया अडानी अंबानी वाला केस, तो सापेक्ष गरीबी में एक होता है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व, दूसरा होता है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। देखिए लॉरेंज वक्र में ये है ग्राफ, ठीक है। अब एक 45 डिग्री पर जाएगा। ये 45 डिग्री वाला कहता है कि हम पूरे समानता पर जो जितने जनसंख्या होगा सब में समान धन बटा होगा। मान लो 5 आदमी किसी देश में रह रहा है, उस देश में 5 लाख रुपया है, तो हर एक आदमी के पास 1-1 लाख रुपया होगा, ये रेखा कहता है। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं, इसीलिए कर्व बनाया गया है इसमें। ये कर्व है, ये कर्व जितना पीछे जाएगा, इधर जितना नीचे जाएगा, उतना असमानता बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे आप भारत की जिक्र करो तो भारत के पास 90% जनसंख्या के पास केवल 20% पैसा है, और 10% जनसंख्या के पास 80% पैसा है। ये देख लो आंकड़ा है, ये आंकड़ा है। 10% लोग के पास 80% धन है और 90% लोगों के पास 20% धन है मात्र। अब बताओ कैसे ये असमानता है कि नहीं? वही असमानता यहाँ दिखाया गया है। ये है जनसंख्या, ये जनसंख्या है, और ये है आय। ये वाला रेखा जो देख रहे हैं ये आय का है, और ये नीचे का जनसंख्या है। और ये कर्व जो देख रहे हैं, ये कर्व जितना नीचे जाएगा ये असमानता को उतना ही दर्शाएगा। जितना नीचे जाएगा, अगर इसको छू लेगा तो समझ लो कि कुछ लोग दरिद्र है, उसको एक भी पैसा नहीं है, ठीक। ये हुआ लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र को ही लॉरेंज वक्र दिया था लॉरेंज नामक इस अर्थशास्त्री ने 1905 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। इसी को सुधार के गिनी गुणांक लाया गया। ये गिनी नामक वैज्ञानिक, क्या वैज्ञानिक कह रहे हैं, अर्थशास्त्री ने, सांख्यिक विद ने ये वाला कर्व लाया था। ठीक है, देखिए 1912 ईस्वी में गिनी नामक सांख्यिक विद मतलब इकोनॉमिस्ट ने एक कर्व लाया था, वही लॉरेंज वक्र को सुधार के, और उसमें बताया था कि कैसे किसी देश में असमानता किस लेवल का होना चाहिए, मतलब किस लेवल का है और उसका लिए माप क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलो भारत में असमानता है तो उसके लिए तो कोई माप होगा। असमानता का क्या मतलब? कुछ लोगों के पास ज़्यादा धन है, कुछ लोगों के पास कम धन है, तो समान तो है नहीं दोनों, इसीलिए असमान है, इसीलिए उसको कहते हैं असमानता, अनइक्वलिटी। तो आते हैं गिनी गुणांक में। एक ग्राफ लीजिए, एक 45 डिग्री पर लाइन खींचिए और इसको एक कर्व से मिलाइए। ये है ए और ये है बी, ठीक है। इधर है जनसंख्या, इधर है आय, ठीक है। दो केस है इसमें गिनी गुणांक में। 1912 ईस्वी में गिनी नामक सांख्यिक विद ने, इकोनॉमिस्ट ने दिया था ये। ये जो देख रहे हैं ये गैप दर्शाता है कि कितना असमानता है किसी देश में, ठीक है। यही गैप है।
अगर ये गैप जितना कम रहेगा उस देश में असमानता उतनी ही कम रहेगी। समझ पा रहे हैं? पहला केस देखिए, केस नंबर फर्स्ट, ए बटा ए प्लस बी। ठीक है, इस केस में क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन है कर्व, ये लाइन को ख़त्म कर दे रहे हैं। ये ग्राफ होगा ऐसा, ये 45 डिग्री, और इसी पर होगा ये वाला रेखा, दूसरा रेखा भी इसी रेखा पर चढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ए 0 हो गया, क्योंकि ए तो है ही नहीं, ए का गैप समाप्त हो गया, तो ए भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया। यहाँ पे 0/b होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब क्या है? असमानता नहीं है देश में, केवल समानता है। समझ पा रहे हैं? समानता है, क्योंकि ये रेखा दर्शाता है समानता वाला, और हम दोनों को एक ही रेखा पर मिला दिए हैं। ऐसा देश किसी भी देश में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है कि 0 हो जाए। गिनी गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो सभी देश, सभी व्यक्ति जो है के पास समान धन होगा, एक समान धन। ऐसा किसी के पास होता है? नहीं होता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं यहीं पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कहता है कि ए बटा ए प्लस बी, जिसमें ये ग्राफ होता है ऐसा, ये 45 डिग्री है, और ये जो ए वाला रेखा है ये सट जाता है बी में, सॉरी ये जनसंख्या पर आके यहाँ पे इस पे आके सट जाता है। तो यहाँ पर तो ए है ही, ए पूरी ए ये हो गया, अब बी 0 हो गया। समझ रहे हैं? ए बराबर ए बटा ए, कट के क्या हो जाएगा? 1, गिनी गुणांक हो गया 1। यहाँ पे भयंकर असमानता है। गिनी गुणांक का बढ़ना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं है। गिनी गुणांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उस देश में असमानता की चरम सीमा है। उस देश को असमानता को ख़त्म करना पड़ेगा। भारत में भी असमानता अभी चरम सीमा पर है। किसी भी आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है, कोई आदमी कुछ फेंक रहा है, यही चल रहा है अभी। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को 2 केस है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में होता है। जितना गिनी गुणांक बढ़ेगा खतरे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, गैप उतना ही बढ़ता चला जाएगा लोगों के बीच में, धन का गैप। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कर्व बटे समानता रेखा के नीचे की पूर्ण क्षेत्रफल। ये कर्व है, कर्व बटे समानता रेखा है ये, और इसके बीच के नीचे की पूर्ण क्षेत्रफल है। दोनों क्षेत्रफल को मिला दिए, यही फार्मूला होता है। अब कंडीशन ये है कि ये रेखा है कहाँ पे, कर्व है कहाँ पे, तो उसको निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं? देखिए गरीबी तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हम अभी पढ़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वो है, मतलब बेरोजगार वो है जो जिसके पास योग्यता के आधार पर समय पर उचित वेतन के जॉब नहीं मिल रहा है, उसी को बेरोजगार कहेंगे। योग्यता के आधार पर समय पर उचित वेतन का जॉब नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या है? बेरोजगार है। मान के चलो कोई पीएचडी किया हुआ है, ठीक है, उसका योग्यता क्या होना चाहिए? कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन वो चपरासी का फॉर्म भरेगा तो ये योग्यता के अनुसार वो बेरोजगारी में आएगा। ठीक है समझ पा रहे हैं? अगर चपरासी बन भी गया तो वो क्या है? बेरोजगार है। तो योग्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता है कि अभी वो कंपनी में जाएगा तो कंपनी को इन्हेंस कर सकता है, लेकिन उसको समय पर जॉब नहीं मिल पा रहा है तो वो बेरोजगार है। ठीक,
अगर किसी के पास योग्यता भी है और जॉब भी है, उचित सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या है, वो बेरोज़गार है। ठीक, तो बेरोज़गारी का डिफिनीसन तो यही है कि योग्यता के आधार पर समय पर उचित सैलरी का जॉब नहीं मिल पाना ही बेरोज़गारी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बेरोज़गारी का प्रकार है, कुछ प्रकार भी है बेरोज़गारी का। 5-6 प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला प्रकार है, कौन प्रकार को पहले लें? कौन प्रकार को पहले लें? 1 मिनट, हमको 2 सेकंड दो। पहला ठीक है, छिपी बेरोज़गारी लेते हैं। इसको कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोज़गारी या अदृश्य बेरोज़गारी। ठीक है, देखिए ये तब होता है, छिपी हुई बेरोज़गारी का डेफिनेशन ध्यान से सुनना, कि कोई भी व्यक्ति के समूह में अगर काम कर रहा है और कुछ व्यक्ति का वहाँ नहीं रहने से भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी व्यक्ति को हम बेरोज़गार कहेंगे। जैसे खेत में काम करने के लिए 1 बीघा में 4 जॉन चाहिए, 4 मजदूर चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर 6 मजदूर मिल जाएगा, 6 मजदूर कहने इन द सेंस घर में 6 व्यक्ति है, 6 वो व्यक्ति खेत में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो 2 व्यक्ति बेरोज़गार है वहाँ पे, उसी व्यक्ति को छिपी हुई बेरोज़गारी कहते हैं। अब 4 व्यक्ति का काम था, वहाँ पे 6 व्यक्ति लग गया, तो 2 व्यक्ति बेरोज़गारी में है। जैसे तुम दुकान पे, शॉप पे मोबाइल लेने के लिए गए, जबकि वहाँ पे 1 व्यक्ति का काम था मोबाइल लेने के लिए, तुम अपने 4 दोस्तों को भी लेके चला गया, तो 4 दोस्त जो तुम्हारा है, वो चारों दोस्त छिपी हुई बेरोज़गारी में आएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति गाय धोने के लिए बैठता है और दूसरा व्यक्ति उसको मक्खी होंकता है तो जो मक्खी होंकने वाला व्यक्ति है वो बेरोज़गार है, क्योंकि गाय धोने में एक ही व्यक्ति का काम होना चाहिए। ठीक है, लो लाइन कट गया। हम पढ़ रहे थे बेरोज़गारी और उसमें में लाइन कट गया था, फिर से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। छिपी बेरोज़गारी को पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं मौसमी बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी कहने का मतलब ये है कि हर एक मौसम में कुछ ना कुछ बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे आइसक्रीम बेचने वाला को ठंडी में बेरोज़गारी हो जाती है जूस बेचने वाले को ठंडी में बेरोज़गारी हो जाती है, तो ये है मौसमी बेरोज़गारी। जैसे डीजे चलाने वाले को खरमास में बेरोज़गारी हो जाता है। खरमास में शादी ब्याह होता है नहीं, तो डीजे चलाने वाले को खरमास में। इसी तरह की बहुत सारी बेरोज़गारी है जो मौसमी बेरोज़गारी। जैसे खेत में फसल काटने के बाद की जो बेरोज़गारी है वो मौसमी बेरोज़गारी में आएगा। फसल के कटने के समय तो सब किसान रोज़गार में रहेगा, मजदूर भी रोज़गार में रहेगा, लेकिन फसल कटने के बाद वो मौसमी बेरोज़गारी है। डीजे चलाने वाले खरमास में मौसमी बेरोज़गारी है। तो इस तरह का मौसमी बेरोज़गारी होता है। और शिक्षित बेरोज़गारी भी होता है। शिक्षित बेरोज़गारी कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति PhD किया, उसको चपरासी बन गया वो, तो वो शिक्षित बेरोज़गारी में आएगा ठीक है। या कोई शिक्षित है और वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो भी क्या आएगा, शिक्षित बेरोज़गारी में आएगा। तो शिक्षित बेरोज़गारी में पढ़ लिख के जो नौकरी नहीं करता उसको शिक्षित बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, एक तो उसके बाद है घर्षणात्मक बेरोज़गारी। घर्षणात्मक बेरोज़गारी वो है कि कोई व्यक्ति एक जॉब कर रहा था और किसी कारणवश वो जॉब को छोड़ दिया, दूसरा जो नया जॉब खोज रहा है, इसके बीच में जो टाइम गैप मिला है, इसमें जो बेरोज़गारी रहा है वो व्यक्ति बेरोज़गार, उसी को कहते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। कहने का मतलब ये है कि एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब को पकड़ने तक में जो समय लगा है बीच में, उसी बीच के समय को घर्षणात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। 5वां आइए, संरचनात्मक बेरोज़गारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं। ये घर्षणात्मक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। संरचनात्मक का कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले कीपैड फ़ोन चलता था, उसके बाद एंड्रॉयड आ गया, तो कीपैड में जो काम करने वाला एम्प्लॉय था वो तो बेरोज़गार हो गया, क्योंकि उसको आता ही नहीं है कि एंड्रॉयड बनाने के लिए। तो वो व्यक्ति संरचनात्मक बेरोजगारी में आ जाता है। ठीक है, स्किल के अभाव में अगर नौकरी नहीं मिले तो उसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, स्किल के अभाव में। और छठा ये होता है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई कंपनी बंद ही हो जाए तो वो चक्रीय बेरोजगारी होता है। जैसे मान के चलो कोई एक कंपनी है टेस्ला, अब टेस्ला में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहा है, टेस्ला बंद हो जाए तो क्या होगा। जैसे नोकिया था, नोकिया में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहा था, नोकिया बंद हो गया तो नोकिया का जो एम्प्लॉय है वो जितना बेरोज़गार हुआ है वो चक्रीय बेरोजगारी में आएगा। भारत में इसी तरह के बेरोजगारी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी। कोई संस्थान चल रहा है और एक अचानक बंद हो जाता है। अभी अनअकैडमी चल रहा था, अचानक बंद होने वाला है, तो वो चक्रीय बेरोजगारी में आएगा। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। गरीबी और बेरोजगारी ख़त्म कर दिए हैं।